Hello, dear students. I hope you all are fine. Now I'm here with the history next chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. This is our topic for discussion. इसमें हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या था और उसके बाद रशिया में और कौन कौन सी चीज़ें बदलती हैं। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आपके सिविल वार का कॉन्सेप्ट यहाँ सामने आता है। तो हम बात करेंगे आज सिविल वार क्या था और किस तरीके से सिविल वार रसिया में सामने आया। सो लेट वी डिस्कस अबाउट इट। When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. बोल्शेविक ने तो ये ऑर्डर दे दिया कि भाई लैंड क्या है, एक सोशल प्रॉपर्टी है, कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। आप नोबल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उसे आप अपने हैंड ओवर कर सकते हैं। इस तरीके के जब बोल्शेविक ने ऑर्डर दे दिया तो हर तरफ आपकी जो आर्मी थी वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगी, क्योंकि मैक्सिमम आर्मी आपकी पीजेंट्स थे। जितने भी सोल्जर्स थे वो क्या होती है, पीजेंट्स के तौर पे थे। इस वजह से उन्होंने भी इसमें अच्छा खासा रिडिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेशन किया और भी अपने घर को जाने की कोशिश करने लगे कि हम घर पे जाएं, रिडिस्ट्रीब्यूशन का काम करें और ये जो काम है उस पर हम अपना पार्टिसिपेशन दें। इस तरीके की चीज़ें सोल्जर्स के बीच में आई। इस वजह से आर्मी का जो कॉन्सेप्ट था धीरे धीरे वो चेंज होने लगा, या हम कह सकते हैं कि आर्मी अब क्या होगी, धीरे धीरे ब्रेक होने लगी। Non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. ये जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, चूँकि बोल्शेविक भी क्या थे, एक सोशलिस्ट थे ये भी, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रुप थी जो बोल्शेविक में तो शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी जो थॉट्स थी, उनकी जो विचारधाराएं थी वह सोशलिज्म से प्रभावित होती थी। तो इनको कहा गया था नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट। इसके बाद थे लिबरल्स और जो ऑटोक्रेसी के को जो सपोर्टर थे। इन सभी लोगों ने बोल्शेविक का इस तरीके से ऊपर आना या उनका इस तरीके से प्रभाव जिस तरीके से बढ़ रहा था रशिया में, उसका उन्होंने विरोध किया, उनको क्रिटिसाइज करने लगे। Their leader moved to the South Russia and organized troops to fight the Bolshevik rats. इनके जो लीडर्स थे, जैसे नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स और जो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर, इन सभी के लीडर्स रसिया के साउथ वाले पार्ट में चले गए और वहाँ पर उन्होंने ट्रूप बनाना शुरू कर दिया, ग्रुप बनाने लगे, आर्मीज बनाने लगी। इस तरीके से वो ग्रुपिंग करने लगे और वे बोल्शेविक के अगेंस्ट, या हम कहें कि बोल्शेविक के साथ उन्होंने एक फाइट स्टार्ट कर दी। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो बोल्शेविक थे उनको रेड्स कहा जाता था। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज एंड वाइट प्रो-ज़ारिस्ट कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। कि 1918 और 1919 के समय में जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे, जिन्हें ग्रीन्स कहा गया था, और जो प्रोजारिस्ट, जो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर, या जो कहा जाए कि मोनार्की सिस्टम के जो सपोर्टर्स थे, उनको वाइट कहा गया था। तो ये ग्रीन और जो वाइट्स थे, इन्होंने मैक्सिमम रशियन एम्पायर पे कंट्रोल कर लिया। तो 1918-1919 के बीच में देखा जाए तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज और जो प्रोजारिस्ट थे, उन्होंने रशिया के अधिकांश पार्ट पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप, ऑल दोज फोर्सेस हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। अब बात आती है कि आखिर इस तरीके से सक्सेस क्यों हुए।
तो इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि जो फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जो जापानीज सोल्जर्स थे, उनको उन्होंने साथ लिया था, उनका उन्होंने हेल्प ली थी कि हम बोल्शेविक को कंट्रोल करना चाहते हैं और हमें आपकी मदद चाहिए। क्योंकि ये जो फ्रांस, अमेरिका और जो ब्रिटिश जापान था, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि रशिया में सोशलिज्म इस तरीके से बढ़ रहा है, तो नेचुरल है कि इसका इम्पैक्ट हमारी एरिया में भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि सोशलिज्म जो है वह हमारी एरिया में आए। इसी वजह से उन लोगों ने, ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो प्रोजारिस्ट थे, इनका इन्होंने साथ दिया था। As those troops and the Bolshevik fought a civil war, looting, banditry and famine becomes common. इस वजह से ये जो ट्रूप्स थी, जिसमें आपकी फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश, जापान, प्रोजारिस्ट और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी जो शामिल थे, ये पूरा का पूरा ट्रुप मिला और बोल्शेविक के साथ उसने सिविल वार वहाँ पे चलाया था, जिसमें लूट का, यानी इधर उधर की लूट मार करना, बैंडिटरी चीज़ों को बैन करना, लोगों को, आपकी चीज़ों को बंद कर देना, फैमिन्स, आपके डिफरेंट टाइप्स की भूखमरी जैसी सिचुएशन, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ जो थी, ये सारी चीज़ें रशिया में इस समय में एकदम कॉमन देखने को मिलने लगी थी। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स took harsh step with peasants who had seized land. Such section led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो वाइट्स थे, वाइट्स का मतलब यहाँ पर प्रोजारिस्ट, ये लोग जो थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर होने की वजह से ये पीजेंट्स, जिन्होंने नोबल्स की प्रॉपर्टी को सीज्ड कर लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था, उनको साथ उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से पेश आए, उनके साथ बहुत बुरा ट्रीट किया उन लोगों के साथ। इसी वजह से जो नॉन बोल्शेविक का जो सपोर्ट था लोगों के बीच में, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। By January 1920, the Bolshevik controlled most of the former Russian Empire. इसके बाद से 1920 की जनवरी तक बोल्शेविक वापस रशियन एम्पायर के अधिकांश एरिया को अपने अपने कंट्रोल में लेने लगे। They succeeded due to cooperation with non-Russian nationalists and Muslim Zadatists. अब जो बोल्शेविक थे, ये कैसे सक्सेस हुई, इनकी बात आती है। तो जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, कि जो नेशनलिस्ट थे रशिया में नहीं थे, बाहर ही थे, अदर कंट्रीज थी, तो उनके साथ ही कोऑपरेशन किए। और जो मुस्लिम जैडिस्ट थे, जैडिस्ट यहाँ पे मुस्लिम जैडिस्ट का मतलब जो मुस्लिम सोसाइटी में या इस्लामिक सोसाइटी में जो चेंजेस चाहती थी, जो मॉडर्नाइजेशन चाहती थी इस्लामिक का, ऐसे लोगों का कोऑपरेशन मिलने की वजह से बोल्शेविक रशिया में काफ़ी ज़्यादा सक्सीड हुए थे। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनीज themselves टर्न बोल्शेविक। कोऑपरेशन उन रशियन कॉलोनीज में बहुत अच्छा कार्य नहीं किया था, जहाँ पर बोल्शेविक जो थे वो धीरे धीरे अपने आप को टर्न करने लगे, अपने आप को वहाँ से हटाने लगे थे, चेंज करने लगे। जैसे इन खीवा, इन सेंट्रल एशिया, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैस्कर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। इसमें क्या था कि जो सेंट्रल एशिया का जो खीवा एरिया था, वहाँ पर जो बोल्शेविक कॉलोनिस्ट में रहने वाले लोग थे, उन्होंने लोकल एरिया में नेशनलिज्म को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए, ताकि हम सोशलिज्म को डिफेंड कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, और उसके लिए अच्छा खासा उन्होंने नरसंहार भी किया हुआ था। इसकी बात करें, इन दिस सिचुएशन मेनी वर कंफ्यूज अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। और इस इवेंट ने बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न पैदा कर दी, और कन्फ्यूज़न ये थी कि वास्तव में बोल्शेविक गवर्नमेंट क्या चीज़ दिखाना चाहती है, वह लोगों के बीच में कौन सी इमेज बनाना चाहती है। तो ये
चीज़ थी जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी लोगों के लिए। तो इस वजह से बहुत सारे लोग क्या थे, एकदम पूरी तरीके से कंफ्यूज थे। Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union, USSR, the state the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922। ऑटोनॉमी का मतलब देखिए, ऑटोनॉमी का मतलब है कि जस्ट सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं, जस्ट हम एक वर्ड सुनते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट, या कोई कंट्री है जिसने किसी अदर कंट्री को कॉलोनी बना ली हो, तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि जो कंट्री जिसको कॉलोनी बनाई हुई है वह पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम जिसमें जो कंट्री कंट्रोल कर रही है उसने क्या किया कि उस कॉलोनी एरिया में राइट दे दिया, उनको अधिकार दे दिया कि भाई आप अपना गवर्नमेंट फॉर्म करो और अपनी कंट्री को गवर्न करो, अगर ऐसा कर रही है तो वही चीज़ कहलाती है ऑटोनॉमी। जैसे एग्जांपल लें अगर हम, कि इंडिया क्या थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, अगर और जितनी भी गवर्निंग बॉडीज़ थी वह कहीं ना कहीं ब्रिटेन के द्वारा कंट्रोल की जाती थी, लेकिन आगे चल कर के ब्रिटेन ने कुछ राइट्स गवर्निंग से रिलेटेड छोटी छोटी एरियाज़ में वो देनी शुरू कर दी, दैट इज़ कॉल्ड द ऑटोनॉमी। ऐसे ही हुआ क्या कि जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थी उन्होंने क्या कर दिया कि सोवियत यूनियन यानी जो यूएसएसआर था उसमें उन्होंने कई जगहों पे ऑटोनॉमी दे दी एरिया में कि भाई आप अपनी गवर्निंग खुद करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि यूएसएसआर क्या था, कि ये रशियन एम्पायर में दिसंबर 1922 में ये यूएसएसआर को बनाया गया था, जिसमें कि कई सारी कंट्रीज उसमें शामिल हो गई थी। But since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempt to win over different nationalists were only partly successful। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो अब उस प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि जो बोल्शेविक थी उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसने कुछ एरियाज़ में अनपॉपुलरिटी ला दी थी, जैसे नोमैडिज्म को डिस्करेजमेंट करना। इसका मतलब क्या है नोमैडिज्म का, कि जैसे हम और आप हैं तो हमारा एक घर फिक्स है, हम साल भर उसी घर में रहते हैं, आसपास एरिया से सामानों को लाते हैं, खाते पीते हैं, जॉब करने भी आसपास के एरिया में जाते हैं, दैट्स कॉल्ड एक परमानेंट सेटलमेंट है हमारा। लेकिन कई सारी ऐसी सोसाइटीज़ ग्रुप हैं, कई सारे पीपल्स ग्रुप हैं जिनका काम होता है कि कुछ महीने एक एरिया में रही, वहाँ पे अपनी अर्निंग से रिलेटेड काम को की, उसके बाद जब वहाँ की कंडीशन डिस्टर्ब होगी तो वे लोगों के साथ क्या करते हैं कि वहाँ से हट करके एक नई लोकेशन पे चले जाते हैं, तो ये कहलाता है नोमैडिक। और जब नोमैडिक चीज़ों को इन्होंने डिस्करेज किया तो बहुत सारी ऐसी एरियाज़ थी जहाँ पर ये अनपॉपुलर हुई, उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म, कंडेम्ड उनको झेलना पड़ा था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये सिविल वार वहाँ पर दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे उसको चेंज करने की भी लोग कोशिश करते हैं। अब अगले देखते हैं, अगली चीज़ जो है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, कि अब रशिया में सोशलिज्म कैसे आता है, कैसे वहाँ के सिस्टम को, वहाँ की सोसाइटी को सोशलिस्ट बनाया गया। अब ये टॉपिक हमारी है। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज्ड ही रखा, वह गवर्नमेंट के अंडर में ही रही। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड, और उन्होंने पीजेंट्स को सोशलाइज्ड बेस पे कल्टीवेशन करने का परमिशन दे रखा था। तो इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत कई बार डिस्कशन किया है कि रशियन पीजेंट्स जो थे पूरी की पूरी लैंड मासेस को क्या करते थे, आपका ये एक तरीके से क्या कहिए कि यूनिफाइड करते थे, एकीकृत करते थे,
एक बना देते थे। उसके बाद जैसे रिक्वायरमेंट जिन जिन लोगों को होती थी उसके अकॉर्डिंग उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन करते थे और फिर वो कल्टीवेशन करते थे। फिर कुछ समय बाद उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, फिर उसको एक करते फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करते थे। इस तरीके का कॉन्सेप्ट ऑल टाइम रशिया में चल रहा था और इसी को जो आपके बोल्शेविक्स थे उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया और परमिशन भी दे रखी थी। बोल्शेविक यूज कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो एरिया थे जिन पे कॉन्फ्लिक्ट्स थे या कोई प्रॉब्लम्स थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, कल्टिवेटेड वर्क को डिमॉन्स्ट्रेट करके उसको जैसे वर्क चला रहे थे पीजेंट सोशलिज्म वे में, उसको वो उन्होंने परमिशन दे रखी थी। अब प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद बोल्शेविक के द्वारा वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसको सामने रखा। ऑफिशियल्स एसेड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर अ 5 year पीरियड। और जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इकोनॉमिक के लिए क्या किया कि इकोनॉमिक सिस्टम को उन्होंने क्या कर दिया कि उसके बारे में उन्होंने प्रोसेस करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये चीज़ें सोचने लगी कि भाई हम इसको और बेहतर कैसे बनाएं जिससे कि इकोनॉमिक या इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ का अच्छा हो। तो उन्होंने क्या किया, 5 year प्लानिंग की बात की। अब उन्होंने ये कहा कि हम 5 सालों में कोई एक टारगेट हम लेंगे और उसको 5 सालों में कंप्लीट करके देखेंगे और वो कितना सक्सेस हो रहा है उस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से रशिया में सबसे पहले 5 year प्लान्स बनाया गया था। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान। कि फर्स्ट 2 प्लान्स में गवर्नमेंट ने ये काम किया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और बेहतर करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए जो सभी प्राइजेस थी उसको उन्होंने फिक्स रखने की बात कही। और ये कब से कब तक की बात होती है, ये 2 5 year प्लान कौन कौन से थे, तो 1927 से लेकर 1931 ये आपका फर्स्ट 5 year प्लान था। 1933 से 1938 तक का ये सेकेंड 5 year प्लान था। तो इसके बीच में प्राइसेस उन्होंने क्या किया, फिक्स किया ताकि हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और बेहतर कर सकें। सेंट्रलाइज प्लानिंग लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इस तरीके से जो सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम जो बनाया गया उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ एक बेहतर काम किया था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बिटवीन 1929 एंड 1933 बाई 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो काफ़ी इंक्रीज हुआ था। 1929 में भी काफ़ी बेहतर हुआ और 1933 में भी लगभग 100% ग्रोथ देखने को मिलती है। स्पेशली अगर बात की जाए ऑयल के मामले में, कोल के मामले में और स्टील के मामले में, तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन 100% इंक्रीज हुआ था। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ कैम इनटू बिंग और इस तरीके से नई सिटीज़ भी जो फैक्ट्री बेस्ड थी वह सामने देखने को मिलने लगी। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। लेकिन जिस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से जो बढ़ रहा था ये कहीं ना कहीं पुअर कंडीशन यानी जो पुअर वर्किंग कंडीशन है उसको भी बढ़ावा दे रहा था। इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगॉर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years। इसके बाद हुआ क्या कि जो मैग्नेटोगॉर्स्क जो सिटी थी वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन था स्टील प्लांट में उसने लगभग 3 years में ही अपना जो भी फिक्स प्लानिंग थी, जो टारगेट था उसने 3 years में कंप्लीट कर लिया। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। कि वहाँ के जो वर्कर्स थे इस एरिया में मैग्नेटोगॉर्स्क में उनकी लाइफ बहुत ही हार्ड हो गई थी। 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क फर्स्ट ईयर में ही देखने को मिल गए थे। इन लिविंग क्वार्टर्स in the winter time at 40 degrees below, people had to climb down from the fourth floor and dash across the street in order to go to the toilet।
अब यहाँ बताया जा रहा है कि उनकी कंडीशन कैसी थी, कि जो जिन क्वार्टर में वो रहती थे, जिन एरिया में जो लोकेशन उनको अलॉट किया गया था रहने के लिए, वर्कर्स के लिए, तो विंटर टाइमिंग में 40 डिग्री से भी कम डाउन पे, यानी वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था। तो वहाँ से पीपल्स क्या होते थे कि फोर्थ फ्लोर से, यानी चौथे फ्लोर से वो नीचे तक आते थे सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए। You can imagine the condition of workers in that areas. An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. इसके बाद से स्कूलिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया गया, अरेंजमेंट्स किया गया, नए नए फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए चांसेस, ऐसे सिस्टम अप्लाई किए गए थे जिससे कि वर्कर्स सोसाइटी को भी चांस मिले कि भाई वो यूनिवर्सिटीज़ में भी अपना एडमिशन लें, अपना काम कर सके। क्रेज वर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विमेन वर्कर्स। इसके बाद से जो विमेन वर्कर्स के चिल्ड्रन थे उनके लिए कुछ अलग से क्लासेस बनाए गए। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड, और इन लोगों के लिए बहुत ही सस्ते लेवल पे पब्लिक हेल्थ केयर भी इन लोगों के लिए प्रोवाइड कराए गए थे। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेट अप फॉर वर्कर्स। इसके बाद से वर्कर्स के लिए मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स, यानी उनके अकॉर्डिंग एक तरीके का क्वार्टर अलॉट किया गया, बनाया गया, उनको सेटअप किया गया था। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन, तो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। और ध्यान दीजिए कि इस तरीके के जो अरेंजमेंट थे वो लगभग हर जगह नहीं थे, कहीं पे अच्छे थे, कहीं पे बेकार थी, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं थी। इसका रीज़न ये था कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, वो लिमिटेड रिसोर्स में इन चीज़ों को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हमने बात की कि वहाँ के सिविल वॉर के बाद क्या कंडीशन रशिया में बनती है। अगली टॉपिक जो हमें पढ़ना है वह है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविजाइजेशन। इनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।